ठीक। 1 घंटा जब हो जाएगा, 1 घंटा कुछ मिनट तो आप बताइएगा, मोबाइल घड़ी देखते रहिएगा। देखिए भाई, आप सबका इस लेक्चर में पुनः एक बार स्वागत है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें नीट की क्लास प्रोग्रेस पे है। आज ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में चल रहा है ये। नहीं सर, आवाज़ नहीं आएगी उसमें। हाँ, तो आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा। सेकेंड लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको पिछले टर्न पे कहा भी था कि केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, CHEMICAL, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए भाई, कुछ बच्चे हमारे हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स हिंदी में जो हमारे बच्चे हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, यह एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान से समझिए। ये फिजिकल केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है और फिजिकल केमिस्ट्री का ये पहला टॉपिक, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है ये, और इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और ग्रीक वर्ड है, काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है काइनेसिस, KINESIS। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब ये होता है गति, गति का मतलब स्पीड, गति का मतलब स्पीड। किसकी स्पीड? किसी भी केमिकल रिएक्शन की या अभिक्रिया की स्पीड, किसी भी केमिकल रिएक्शन की या अभिक्रिया की स्पीड के बारे में जहां अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए, दैट इज नोन एज द केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई, केमिकल काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट का मतलब होता है गति। गति का मतलब स्पीड या अभिक्रिया। किसकी स्पीड? अभिक्रिया की, केमिकल रिएक्शन की। तो ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की कि जिसमें किसी भी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच कि जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, और इस स्पीड पर, किसी भी अपक्रिया की स्पीड पर, मान लीजिए कि A और B आपस में अपक्रिया करके C और D बना रहे हैं, तो ये A और B आपस में अपक्रिया करके C और D बना रहे हैं, तो किस रेट से अपक्रिया होगी, कितना फास्ट, हाउ मच फास्ट, कितना फास्ट होगी, कितना तेज अपक्रिया होगी, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो और इसके स्पीड पर, मतलब इसकी स्पीड को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कितना फास्ट होगी, और इसका, इस पर इफेक्ट किसका किसका, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपक्रिया की दर बढ़ेगी, कि टेम्परेचर घटाएं तब अपक्रिया की दर बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे प्रेशर, टेम्परेचर के बाद प्रेशर, प्रेशर के बाद फिर क्या, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, किसी भी अपक्रिया की स्पीड पर, उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका स्टडी जिस ब्रांच में किया जाए, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, जिस ब्रांच में किया जाए, दैट ब्रांच इज नोन एज द केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो भाई, इस चीज को हम लोगों को कैसे अगर लिखा जाए, कैसे अगर नोट किया जाए कि केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज है, तो कैसे नोट करेंगे हम लोग। भाई, कोई हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी आपने पढ़ा है, तो इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, इसकी डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? तो आप यहां पर स्टार्ट करिए, लिखिए। मैं इसको इरेज करता हूं। आप डिफिनीशन लिखिए केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन लिखिए। यहां पे केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन
नोट करिए कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखिए मेरे साथ लिखते चलिए भाई, केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हैं और पहला टॉपिक मैंने केमिकल काइनेटिक्स उठाया है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पहले मैं जो टेक्स्ट है वो पढ़ाऊंगा, संदर्भ थ्योरी कुछ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उस पर प्रॉब्लम। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ the branch of chemistry which deals with effect of temperature, the branch of chemistry which deals with effect of temperature, pressure and catalyst on the rate or speed of a chemical reaction, तो भाई यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी अपक्रिया के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा, प्रेशर का क्या प्रभाव, अंडरलाइन कर लीजिए इन चीज़ों को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। टेम्परेचर क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, कोई भी अपक्रिया की रेट कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, इन तीनों का जो इफेक्ट है, जिस ब्रांच में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, जिस ब्रांच में द ब्रांच which deals with the study of effect of temperature, pressure and catalyst on the rate or speed of a chemical reaction is known as the chemical kinetics। तो भाई ये है केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन। क्या महत्व है, क्या जरूरत पड़ी केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, IMPORTANC, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का महत्व। तो भाई देखिए क्या महत्व है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स का महत्व ये है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हम रिएक्शन को स्पीड अप करना चाहते हैं, रिएक्शन को स्लो करना चाहते हैं, तो हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को कैसे मैनेज करें कि जिससे रिएक्शन का स्पीड हमारे मेंटेन रहे। तो भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का महत्व क्या है। केमिकल काइनेटिक्स का महत्व है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, pressure and catalyst on the rate of reaction, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यह इसका महत्व है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स अगर आपसे पूछे कि कौन सा रोल प्ले करता है कि तो आप कहेंगे भाई टेम्परेचर का प्रभाव, प्रेशर का प्रभाव, कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन की रेट पर देखा जाए तो जो ब्रांच स्टडी करता है उसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और यही चीज महत्व है केमिकल काइनेटिक्स का, यही इंपॉर्टेंस है, यही मेरिट है केमिकल काइनेटिक्स की। तो भाई अब इंपॉर्टेंस हो गया, नीचे एक नोट लिखना है हम लोगों को, नीचे एक नोट लिखना है कि केमिकल काइनेटिक्स उन कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करता है जो कंडीशन हमारे किसी भी रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करते हैं। तो आप केमिकल काइनेटिक्स नोट करके लिखिए, ENOTE नोट करके लिखिए, केमिकल काइनेटिक्स chemical kinetics also describes
chemical kinetics also describes the conditions. Chemical kinetics also describes the conditions by which the speed or rate of a chemical reaction is altered. नोट कर लीजिएगा, इज अल्टर्ड। देखिए भाई समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। नोट में हम लोगों ने क्या लिखा है, एक एक लाइन को समझते हुए चलिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स आल्सो डिस्क्राइब, केमिकल काइनेटिक्स डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है वो सारे कंडीशन जो अभी मैंने बताया, टेम्परेचर का प्रभाव, प्रेशर का प्रभाव, कैटलिस्ट का प्रभाव, वो सारे कंडीशन जिसके द्वारा किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या रेट को आल्टर किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, दैट इज नोन एज द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या डिस्क्राइब करता है? केमिकल काइनेटिक्स उन कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, उन परिस्थितियों को, उन स्थितियों को, उन कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है कि जिसके द्वारा किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या उसके रेट को परिवर्तित किया जाए, अल्टर किया जा सकता है। उसको कहा जाता है कि दैट इज द कंडीशंस बाय विच स्पीड आर नोट कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेट, ये रेट है, ये स्पीड आर रेट दोनों चीजें हैं। तो अब हम लोगों को ये स्टडी करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डाल दीजिए, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ ए रिएक्शन। हेडिंग डाल दीजिए, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया की दर, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया की दर, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया की दर। देखिए भाई समझिए, मैं आपको अब धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हैं। आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के भी आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ समझने की आवश्यकता है। कि देखिए मैंने माना, हमने मान लिया कि एक रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। यह है कोई केमिकल रिएक्शन, R माने रिएक्टेंट, P माने प्रोडक्ट। यह कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको मैंने एज्यूम कर लिया। रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, बी ए केमिकल रिएक्शन। तो ये बताइए, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने रिएक्टेंट डाले, 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, 4 रिएक्टेंट, जितने भी संभव हैं मैंने रिएक्टेंट डाले। तो वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे ना। मान लीजिए कि मैंने 2 रिएक्टेंट लिया, ए और बी, आपस में क्या बनाया, डी बना दिया। तो ए और बी की जो यूनिट थी शुरू में, तो अब मैंने माना स्टार्टिंग में, START, स्टार्टिंग का मतलब मैंने 3 बजे इसके 5 मोल और इसके 5 मोल एक टेस्ट ट्यूब में लिए थे। तो इसके मोलों की संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी? 0। क्यों 0? क्योंकि ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे थे उस समय। क्यों? 3 बजे इसके 5 मोल, इसके 5 मोल मैंने मिक्स किया। तो 3 बजे मिक्स किया तो ये दोनों तुरंत, तो थोड़ी देर 2-4 मिनट, 1 मिनट के बाद रिएक्शन करेंगे। तो डी बनता है, डी की मात्रा 0 रहेगी। क्यों? स्टार्टिंग में 3 बजे जब आपने रिएक्शन स्टार्ट कराया था तो इसकी मात्रा 0। लेकिन जब आपने 3:30 पर चेक किया तो इसके 4 यूनिट बचे, इसके भी 4 यूनिट। इसका मतलब कि यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट कम हुआ तो इसके 2 यूनिट बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी अपक्रिया जब प्रोसीड करती है, धीरे धीरे प्रोसीड करती है, तो ये देखिए रिएक्शन प्रोसीड कर रही प्रोडक्ट की तरफ, तो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज़्यादा रहती है और धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन घटेगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी, सांद्रता। भाई कोई भी टेस्ट ट्यूब है, कोई परख नली है, इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी ना। क्यों घटेगी? भाई यही रिएक्टेंट टूट के तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, यही रिएक्टेंट, यही अभिकारक टूट के तो प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा, इसका अमाउंट धीरे धीरे कम होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी।
तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन, देखिए भाई, इसकी कंसंट्रेशन अगर हम लिखें तो इसकी कंसंट्रेशन के टर्म में इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि यूनिट टाइम में मतलब कि आपने देखा कि 3 बजे आपने देखा रिएक्शन स्टार्ट कराई थी, तो इसका 5 यूनिट, इसका भी 5 यूनिट, ए और बी अगर मैंने माना, मान लीजिए इसका 5 यूनिट तो इसका 0 यूनिट। जब 3:30 पे रिएक्टेंट की मैंने 4 यूनिट माना तो इसका 1 यूनिट। जब मैंने 4 बजे चेक किया तो इसका 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट। तो इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों भाई, देखिए, तो यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की हम इसकी कंसंट्रेशन को लगातार ऑब्जर्व किए या इसकी कंसंट्रेशन को लगातार ऑब्जर्व किए, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता धीरे धीरे घटेगी और इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि रिएक्टेंट की सांद्रता में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम में कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा में इसका कंसंट्रेशन 5 से 4 हुआ। तो इसका मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जितना इसकी कंसंट्रेशन घटेगी उतना ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। अगर रेट को कोई डिफाइन करना चाहे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। बोलिए भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफाइन करें तो रेट को डिफाइन करें कैसे कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। एकांक समय में, यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज हो रहा हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज हो रहा हो यूनिट टाइम में, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। चेंज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, change in concentration of the reactant or product in unit time। in unit time देखिए भाई मैंने क्या लिखा है, change in concentration of the reactant मतलब अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो उसका जो डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीमेंट हो रहा है यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इसे बढ़ लिख लीजिए यहीं पे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। इन यूनिट टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इज नोन एज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो देखिए भाई बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने सीखा कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो इसका मतलब अगर आपको लिखना हो कि रेट क्या है तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलिए भाई। रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट इसका मतलब नीचे एक नोट करके लिखिए, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन तो इतना बता दीजिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन, इज नोन एज द रेट ऑफ ए केमिकल। नोट में क्या लिख सकते हैं हम लोग एक बार पुनः, रेट मीन्स, रेट का मतलब रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम ना, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर में अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो है। क्यों भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम।
तो देखिए अभी मैंने कंसीडर किया था कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। हमने माना कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए भाई मैंने माना है कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, यह है कोई केमिकल रिएक्शन है। इसके नीचे आप लोग नोट करिएगा फिर से, लेट रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, बी ए केमिकल रिएक्शन, बी ए केमिकल रिएक्शन, यह कोई केमिकल रिएक्शन। तो इसकी कंसंट्रेशन घटेगी कि बढ़ेगी, बोलिए भाई। इसकी कंसंट्रेशन घटेगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन घटने का मतलब ये डिसअपीयर होगा। डिसअपीयर होने का मतलब ये डिक्रीज होगा इसकी कंसंट्रेशन। तो अगर हम कहें कि इसका रेट, तो आप कहेंगे सर इसके डिक्रीज होने का रेट आप लिखिए। तो इसका रेट अगर लिखा जाए तो यहां पर मैं लिखता हूं, इसको रेज करता हूं। तो देखिए भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर डिक्रीज, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए भाई, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी ना, तो उसी घटने को ये डिसअपीयर होगा, धीरे 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 यह इसका प्रतीत इसका डिसअपीयर होगा, ये खत्म होगा। डिसअपीयरेंस आर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए केमिस्ट्री वाले क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं इसे। फिर उसके बाद क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो देखिए ये आर है, आर माने रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, तो डेल्टा माने चेंज। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है एक्टिव मास, या यही कंसंट्रेशन है अपॉन डेल्टा टी, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो देखिए भाई चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहां देखिए, इसका मतलब आपने जो रिएक्टेंट है इसके रेट को लिख लिया। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर कौन सा साइन लगाया जाता है, माइनस साइन। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, तो यह माइनस साइन क्या दिखाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न है, नीट का ये प्रश्न हो सकता है, बन सकता है कि माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन क्या दिखाता है। तो आप क्या बताएंगे कि सर माइनस साइन रिएक्टेंट का जब रेट लिखेंगे तो उसके सामने हम माइनस साइन लगा देंगे। तो माइनस साइन क्या दिखाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज, डिक्रीज माने घटना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये माइनस साइन इसको लिख लीजिएगा कि माइनस साइन क्या दिखाता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए भाई यहां पे डेल्टा क्या है, चेंज है, आर क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या दिखाता है यहां पर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है तो है मोल पर लीटर, पढ़े होंगे आप लोग, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। और इसी को कहा जाता है एक्टिव मास। क्या कहा जाता है, एक्टिव मास, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। ओके, यहां स्क्वायर ब्रैकेट कहीं भी लिखे, मान लीजिए कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, यहां पे लिखा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ अमोनिया, तो इसका मतलब एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। मैंने आपसे कहा कि एक्टिव मास ऑफ अमोनिया लिखिए, तो आपने लिखा एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। अगर मैंने लिखा 2.0 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है जी, स्क्वायर ब्रैकेट ये बताता है कि एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास का मतलब कि मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, एक्टिव मास का मतलब मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। चलिए भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने बताया कि सर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है। और माइनस साइन क्यों लगाया जाता है, माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि वो दिखाता है कि नेगेटिव साइन, कंसंट्रेशन धीरे 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 घटेगी समय के साथ में और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये बताइए, इसी रिएक्शन के लिए इसकी कंसंट्रेशन को आपने रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस को लिखा, तो माइनस, तो आपने क्या लिखा, पहले मैं फिर लिख दे रहा हूँ,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी आपने लिखा। ओके, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो अब इसकी यहाँ तो ये डिसअपियर हो रहा था, इसके बारे में क्या होगा, अपीयर। यहाँ माइनस साइन ध्यान रखिएगा, माइनस मैंने लगाया है। तो अब रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस आर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर करके लिखिए भाई। यहाँ पे डेल्टा ना चेंज इन, और ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, पी का मतलब प्रोडक्ट, अपॉन डेल्टा का मतलब चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, प्लस की माइनस, प्लस। क्यों, क्योंकि यह प्लस ये दिखाएगा कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्लस साइन क्या दिखाता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो भाई आपने रेट देखा कि इसका रेट धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो माइनस साइन ये शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि स्पीड धीरे 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 रेट घटेगी, और प्लस साइन ये शो करता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनना, पहले धीरे में अब क्रिया तेज, पहले शुरू में स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट का रेट लिखते समय हम माइनस साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट का रेट लिखते समय हम प्लस साइन लगाएंगे। तो माइनस क्या दिखाता है, डिक्रीज, प्लस क्या दिखाता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो भाई हम लोगों ने लिख लिया कि रेट क्या है, तो इसका मतलब, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सारे रेट के एक्सप्रेशन अभी मैं बताऊंगा। ये एवरेज रेट है, AVERAG, एवरेज रेट, क्योंकि रेट दो टाइप के, एवरेज रेट, ये एवरेज रेट कहला, डेल्टा। तो रेट दो टाइप के, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट है ये, जहां पर डेल्टा लगे वो एवरेज रेट, और जहां छोटा डी लगे वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो आप लोगों ने ये देखा कि भाई रेट रिएक्टेंट का भी निकल सकता है, प्रोडक्ट का भी लिख सकता है, बस केवल रिएक्टेंट का रेट लिखते समय माइनस साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट का लिखते समय प्लस साइन लगाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और चेंज इन टाइम नीचे लिखेंगे। तो इसका मतलब रेट क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज, नीचे स्टार बना के लिखिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product upon time। यही तो बोलो भाई। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट अगर हम पूछें तो यहीं से तो निकल सकता है, यहाँ भी स्टार, ये स्टार 1 था और ये स्टार 2 है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन किस में लिखा जाता है जी, बोलिए भाई आप लोग, मोल पर लीटर में, बिल्कुल मोल पर लीटर, और नीचे क्या, टाइम। तो अगर हम लिखें, इसको लिखें तो हमारा क्या, मोल पर लीटर पर टाइम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोल पर लीटर पर टाइम, किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, ये जो अपक्रिया की दर होती है उसकी इकाई। ये नीट का प्रश्न है, देखिए कैसे। अब इसको आप हो सकता है ना याद कर पाएं, भूल जाए, मोल पर लीटर पर टाइम, लेकिन यहाँ से रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, मैंने बताया बार बार कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये देखिए यूनिट ऑफ रेट मोल पर लीटर पर टाइम। तो ये नीट का प्रश्न है, जेई का प्रश्न है, नीट और जेई का प्रश्न है। ओके, नीट और जेई का प्रश्न है कि आप किसी भी अपक्रिया की रेट जो होती है, दर होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। तो रेट अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो आप कह देंगे कि रेट इज नथिंग, रेट इज ओनली रिलेशन ऑफ कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बस
तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन का परिवर्तन समय के साथ कैसे होता है, इसका मेजरमेंट अगर किया जाए तो वो किसके टर्म में किया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ रेट किया जाएगा। तो हमने बताया आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि रेट कितने प्रकार के, रेट भाई 2 प्रकार के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक एक चीजों को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नोट करते हुए चलिए। देखिए भाई, रेट अभी मैंने आपको बताया कितने टाइप के, रेट 2 टाइप के, रेट 2 टाइप के। पहले नंबर पे एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट अभी मैंने आपको बताया। और दूसरे नंबर पे इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट, एवरेज रेट और दूसरे नंबर पे इंस्टैंटेनियस रेट। तो देखिए भाई, एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट, एवरेज रेट का मतलब, एवरेज रेट का मतलब अभी जो आपने लिखा है, फॉर रिएक्टेंट अगर लिखें, फॉर रिएक्टेंट लिखें, रिएक्टेंट के लिए लिखें तो अभी क्या माइनस डेल्टा, अगर ये रिएक्शन मैंने लिखा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये रिएक्शन मैंने माना है, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज का मतलब होता है इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो हम कंसंट्रेशन का चेंज देख रहे हैं वो बहुत स्मॉल टाइम में नहीं देख रहे हैं। मतलब कि मैंने 3 बजे रिएक्शन को चेक किया, 3 बजे, तो अब आप 4 बजे चेक करिए। ये नहीं कि 3:01 पे चेक कर रहे हैं, 3:01 पे चेक कर रहे हैं, 4 बजे आपने चेक किया, फिर 5 बजे रिएक्शन को चेक किया। तो अगर कोई कहे एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट में क्या फ़र्क है, तो आप बता दीजिए सर। एवरेज रेट जो होता है उसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज देखा जाता है वो इन ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए लार्ज इंटरवल, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, एवरेज रेट में इन ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज देखा जाता है इन ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या, अगर हम लिखें, यहाँ पे मैंने देखिए रिएक्टेंट के लिए लिखा तो माइनस साइन, अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखता तो प्लस साइन। तो यहाँ पर इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है कि फॉर रिएक्टेंट अगर लिखें, फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट तो इज इक्वल टू माइनस डी और यहाँ पे आर और यहाँ पे क्या डी टी, मतलब स्मॉल डी, स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ भाई, स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ कि इन ए वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, मतलब जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो बहुत कम समय में मेजर किया जाए। मतलब 3 बजे रिएक्शन को चेक किया तो 3:01 पर कितना परिवर्तन हो रहा है। तो 2 चीजें हैं, रेट 2 टाइप के, एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट। एवरेज रेट का मतलब ये होता है भाई, रेट तो रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ डेल्टा लगा है। तो एवरेज रेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से, यही नोट कर लीजिए। इंस्टैंटेनियस रेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल डी से। यही फर्क है दोनों में। अब आगे और फर्क अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि भैया इसमें वेरी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम ये मैंने लिखा है, और इसमें वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसको देखते हैं। तो भाई अब हमारे पास रेट 2 टाइप के, एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट। तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ रेट के बारे में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो जेई में और नीट में आए हुए हैं। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए एक्सप्रेशन ऑफ रेट, हेडिंग डाल दीजिए एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 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 एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है उसके रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कई बार नीट में, कई बार जेईई में ये प्रश्न आया हुआ है। हमेशा नीट में तो इससे प्रश्न आना है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने माना कि कोई एक जनरल केमिकल रिएक्शन मान लिया जाए, ए मोल ए के, बी मोल बी के आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सी मोल सी के और डी मोल ऑफ डी के। तो इन जनरल हमेशा हम इंस्टेंटेनियस रेट ही लिखेंगे, एवरेज रेट नहीं लिखेंगे। तो रेट अगर इसका लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं समझिए। यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट हैं, सी और डी प्रोडक्ट है। ए के ए मोल, बी के बी मोल, दोनों आपस में रिएक्शन किए तो सी के सी मोल और डी के डी मोल बने। केमिस्ट्री कहती है कि इसका रेट लिखिए, किस स्पीड से यह रिएक्शन हो रही है, किस दर से यह क्रिया हो रही है, इसके रेट का एक्सप्रेशन लिखिए। तो भाई देखिए, हमको इंस्टेंटेनियस रेट ही लिखते हैं हम लोग, इन जनरल इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, तो मैंने डी ए अपान डी टी, यही तो है भाई। ओके, ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन। आपसे बताया था कि रिएक्टेंट के रेट को लिखते समय हम माइनस लगाएंगे। माइनस क्या दिखाता है? माइनस ये दिखाता है कि समय के साथ अपक्रिया की दर घटता है। फिर ये जो कोफिशिएंट है ए मोल, तो इसको 1 अपान करके लिखते हैं, 1 अपान ए। ओके, इज इक्वल टू लगता है। फिर बी की कंसंट्रेशन में चेंज, डी बी अपान डी टी। यहां भी माइनस साइन, क्यों ये भी रिएक्टेंट है। यहां पे बी है तो कैसे लिखा जाए, इसको पहले करके -1 अपान बी। तो ध्यान रखिए भाई, ये माइनस और ये भी माइनस। माइनस साइन देख के आप कह देंगे कि सर निश्चित रूप से रिएक्टेंट का रेट है। माइनस साइन रिएक्टेंट के साथ लगाया जाता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी। तो ये देखिए, माइनस रिएक्टेंट के लिए, माइनस रिएक्टेंट के लिए। फिर इज इक्वल टू लगाए, प्रोडक्ट उत्पाद, तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज ना, तो डी, इसकी कंसंट्रेशन रेट लिखना है भाई, डी सी अपान डी टी। और यहाँ पे क्या लगाया जाए, प्लस। क्यों इसलिए कि सर ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा प्लस में लिखी जाती है। कितने मोल हैं, सी के सी मोल, ठीक, इज इक्वल टू प्लस 1 अपान डी, डी ऑफ डी अपान क्या, डी टी। क्यों भाई, देखिए, तो ये ध्यान रखिए कि ये दोनों प्लस देखेंगे तो आप जान जाएंगे प्रोडक्ट के लिए ये क्या दिखाते हैं। नोट कर लीजिए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। नोट करते चलिए भाई मेरे साथ। ये बेसिक रिएक्शन है हमारी, ये हमारा बेस रिएक्शन है और इसको बार बार मैं आपसे पूछूंगा और इसी को देख करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मेरा बेसिक रिएक्शन है, ये बेसिक रिएक्शन है। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और यहां पर ये दोनों क्या दिखा रहे हैं जी, क्या दिखा रहे हैं भाई बताइए, बोलिए। ये क्या है, ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, तो भाई ये ध्यान दीजिए कि यह बेसिक रिएक्शन है। बेसिक रिएक्शन का जो रेट लिखा गया इस तरीके से लिखा जाता है। इसी की बेसिस पर अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए भाई, तो अब मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। ए मोल ए के, बी मोल बी के, फिर आपस में रिएक्शन करके सी मोल सी के, सी बड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ,
ए मोल ए के, बी मोल बी के, आपस में रिएक्शन करके सी मोल सी के, डी मोल डी के। इसका अगर रेट लिखा जाए, आर से मैं लिख दे रहा हूँ -1/A, डी ए एक्टिव मास है, डी टी इज इक्वल टू -1/B, डी बी अपान डी टी इज इक्वल टू +1/C, डी डी अपान डी टी और इज इक्वल टू +1/D, डी डी अपान डी टी। ओके, ठीक है भाई। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 2A + 3B चेंज होके बना रहा है C + 4D। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका रेट लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप इसका रेट? रेट इज इक्वल टू, देखिए भाई कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू ए की कंसेंट, रेट इज इक्वल टू ए की कंसेंट, पहले रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन माइनस के साथ, ये रिएक्टेंट है माइनस के साथ, तो मैंने लिखा माइनस, और ए देखिए यहाँ पे जो ए था यहाँ पे क्या है 2 है, तो उसको 1/, में लिया मैंने ना, तो इसको 1/, तो यहाँ पे क्या लिखा 1/2, यहाँ पे 1/2, फिर क्या डी ए अपान क्या डी टी, फिर प्लस, बताइए यहाँ पे क्या माइनस, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, मतलब ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही, और यहाँ पे बी के पास क्या है, कितने मोल 3 मोल, तो -1/3 डी बी अपान क्या डी टी। चलिए भाई आगे बढ़िए। फिर सी के कितने मोल, सी के बोलिए भाई 4 की 5 की 6, नहीं सर 1 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो प्लस में, प्लस क्यों, प्लस इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करती है, उसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग प्लस लिखते हैं। तो ये देखिए प्लस, और यहाँ पे क्या 1/, कितना 1/1 का मतलब कुछ हुआ था, कुछ नहीं, तो डी सी अपान क्या डी टी इज इक्वल टू प्लस, फिर ना प्लस 1/4 डी डी अपान क्या डी टी, यही है ना। तो ये है रेट, इस रिएक्शन का रेट है। तो देखिए भाई समझ, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ए के 2 मोल हैं, बी के 3 मोल हैं, आपस में अब क्रिया कर रहे हैं, सी का कुछ नहीं यहाँ दिख रहा है तो 1 मोल मानेंगे, और डी के 4 मोल। तो रेट इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ए की कंसंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस साइन यहाँ लगा दिया, फिर इक्वल लगाया, जो कोफिशिएंट है इसको अपान में लिया, फिर माइनस साइन लगा लिया, बी की कंसंट्रेशन में चेंज अपान डी टी, यही तो है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, 1/1, यहाँ 1/1 करेंगे भाई, 1 है ना, तो 1 यहाँ पे 1/, तो दिस का मतलब 1, तो प्लस साइन 1/1 कुछ नहीं, प्लस डी सी अपान डी टी, और यहाँ पे 4 है तो प्लस 1/4 डी डी आप डी टी। तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को माइनस के साथ हमने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और टाइम के साथ में सी और डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। ओके भाई ध्यान से समझिएगा, आप अभी मैं बहुत सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं, अब धीरे धीरे मैं रिएक्शन को टफ करूंगा। तो यही बेसिक रिएक्शन है, इसी को देख के हम लोगों को लिखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जेईई भी पूछता है। तो चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 में 2A + 1/3B, 2A + 1/3B, 2C + D। तो चलिए भाई रेट लिखिए इसका। देखिए ए के कितने मोल 2 मोल, बी के कितने मोल 1/3 मोल, सी के कितने मोल बने 2 मोल, डी के कितने मोल 1। तो रेट हमको लिखना है, रेट इज इक्वल टू, देखिए भाई चलिए बताइए,
वहाँ बेसिक रिएक्शन जो थी उसकी बेसिस पर। ए की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करेगी और माइनस साइन लगाया, लेकिन 2 है तो 1/2, जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखना है 1 करके 1/2, ठीक है। और क्या, डी माने इंस्टेंटेनियस डी, और ए की कंसंट्रेशन में चेंज dA/ चेंज इन टाइम dt, बस हो गया। फिर इज इक्वल टू बी की कंसंट्रेशन में चेंज, चलो भाई माइनस साइन लगना है तो बी की कंसंट्रेशन में चेंज dB अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बताइए 1/3 ना, 1/3 ये पूरा का पूरा है जो आप लिखते थे A मोल A के और B मोल B के, ये लिखते थे ना, तो ये B है, 1/3 B है, मतलब B बराबर 1/3 है, यही है। तो इसका मतलब 1/B, 1/B। अब B की वैल्यू कितना है जी, बोलो बोलो भाई, B की वैल्यू कितना है? B की वैल्यू है 1/3, B की वैल्यू कितना है? 1/3। तो इसको हटा देता हूं और लिख देता हूं 1/3, ओके। फिर क्या, आगे बढ़े, यहां पर C की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी ना, तो C की कंसंट्रेशन प्लस लगाए और 1/2 और DC अपॉन क्या dt इज इक्वल टू, फिर यहां पर कितना है 1 है, कुछ है ही नहीं है, प्लस लगाया, D माने इंस्टेंटेनियस अपॉन dt। बोलो भाई, रेट ये दोनों क्या हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। प्लस साइन क्या दिखा रहा है भाई, प्लस साइन क्या दिखा रहा है बताइए? प्लस साइन ये दिखा रहा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्लस साइन क्या दिखा रहा है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो बोलिए भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताइए। ए के 2 मोल थे तो 2 मोल है तो उसको 1/2 लिखा, माइनस साइन इसलिए लिखा कि ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। यहाँ पर बी है तो बी के कितने मोल हैं? बी के मोलों की संख्या 1/3 है, तो मैंने लिखा 1/, मोलों की संख्या 1/, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितनी है 1/3, तो मैंने 1/3 अपान में लिख लिया। इज इक्वल टू, इसको बाद dB/dt, ये इसकी कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम, इज इक्वल टू प्लस C की कंसंट्रेशन में चेंज C अपॉन dt, तो 1/2, D की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन dt, तो dd/dt, यहाँ पे प्लस, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ओके। बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहुत आसान है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये सब हैं, ये सब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये सब रिएक्टेंट हैं, और ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर द गिवन रिएक्शन। क्वेश्चन लिखिए, नीट का प्रश्न है, जेई का प्रश्न है, नोट करिए। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट। क्वेश्चन, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, इसको ऑब्जेक्टिव बना देगा, वो लिख देगा 4 ऑप्शन। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर द गिवन रिएक्शन, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर द गिवन रिएक्शन। ट्वाइस N2O5, ट्वाइस N2O5 ये चेंज होके बना रहा है 4NO2 प्लस O2, ट्वाइस N2O5 चेंज होके बना रहा है 4NO2 प्लस O2, 4NO2। इसका नाम बताइए भाई, इसका नाम, एक एक नाम भी नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें जब हम इकट्ठा करते हैं तब हम परिपक्व होते हैं, तब हम कंपटीशन को बीट करते हैं। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका नाम बताइए, डाई नाइट्रोजन लिख लीजिए, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका नाम बोलिए भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन गैस है। तो डाई नाइट्रोजन ये कई बार पूछा है, व्हाट हैपेंस, देखो नीट का एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइपेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब टूटता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमको परिपक्व बनाते हैं, हमारी नॉलेज को इनहेंस करते हैं। तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये टूट के बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। कह रहे हैं कि इसके लिए आप रेट लिखिए, इसके लिए आप रेट लिखिए। तो बताइए भाई, इसके लिए रेट लिखना है ना? तो चलिए, रिएक्टेंट कौन है? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसके आगे माइनस, क्यों? ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। और इसके आगे इसके कितने मोल? 2, तो 1/, मोलों की संख्या, तो 1/, मोलों की संख्या बोलिए 2, 1/, मोलों की संख्या 2। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए छोटा डी, और एक्टिव मास ऑफ इसकी कंसंट्रेशन में चेंज अपान क्या? dt। फिर आगे बताइए, आगे बताइए भाई, यहाँ पे क्या प्लस ना? हाँ प्लस, 4 की जगह पर 1/4, ये मोलों की संख्या कितना है? 4, तो 1/4 इंस्टेंटेनियस डी NO2 अपान क्या? dt इज इक्वल टू प्लस DO2 अपान क्या? dt। तो ये है भाई इस अपक्रिया के लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन। देखिए ऐसे पूछेगा आपसे, अब वो कैसे ट्विस्ट कर सकता है? जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप कर दिया, या 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे 4/2 हो जाएगा माइनस के साथ में। यहाँ कटिंग पिटिंग क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसको भी देखना है आपको, क्या किसी चीज़ से ऐसा तो नहीं कि अपने आप मल्टीप्लाई कर दिया है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए, थोड़ा कठिन बनाने के लिए। तो नोट कर लीजिए सब लोग इसको। तो एक प्रश्न हमेशा याद रहना चाहिए, क्या होता है जब डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2 और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर द गिवन रिएक्शन। लिखेंगे आप लोग, अपने से लिखना है सब बच्चों को, सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत, सबका स्वागत है। आप लोग मेहनत से पढ़िए। देखिए भाई, 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन, 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन, 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन, 4NO प्लस 6H2O। चलिए एक एक केमिकल कंपाउंड का नाम पहले बताइए। इसका नाम बोलिए भाई अमोनिया। क्या नाम है? इसका रेट लिखना है हमको, लेकिन पहले अमोनिया। ये O2 क्या है जी? O2 क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, O क्या है और O2 क्या है? दोनों में फर्क क्या है? सर ये एटम है और ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। चलो भाई, इसका नाम बोलिए। इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन गैस थी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, और ये क्या है? वाटर। वाटर, वाटर का मतलब वाटर या हाइड्रोजन मोनो, हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, तो अब इसका रेट लिखना है जी। इसका रेट हम लोग नाम लिख लीजिए, ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये पानी है। तो अब इसका रेट लिखना है। चलिए बताइए इसका रेट। रेट इज इक्वल टू, बताइए, ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन, दोनों रिएक्टेंट हैं। इनका रेट लिखेंगे तो इनके सामने हम लोग कौन सा सिंबल? माइनस का लगाएंगे, इसलिए कि इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। तो ये माइनस साइन 1/4 ना, अपान मोलों की संख्या, डी ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कंसंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस 1/5 DO2 अपान क्या? DT।
फिर बताइए भाई, ये माइनस साइन किसके लिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, प्लस 1/4 DNO अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/6 DH2O अपॉन क्या dt। देखिए भाई, डी अमोनिया अपॉन dt, यहाँ पर जो मोलों की संख्या 1/4, माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ घटेगी। यहाँ पर NO है, NO की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यह भी कभी कभी पूछा है इनऑर्गेनिक में। देखिए कभी भी कोई भी फिजिकल में मैं रेट के लिए लिख रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में पूछता है कि फिल अप द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या होता है जब अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, तो 4 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 NO प्लस 6 H2O। ठीक है, तो ये ऐसे ही रेट का एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे, उनमें से आपको टिक करना है। तो इसी तरीके से अगर मैं एक और लिख दूं तो क्या आप लोग कर लेंगे, बोलिए भाई। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं आपको तो आप लोग इसको बनाइए और बताइए हमको कि सर ये रेट का एक्सप्रेशन ये ऐसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को वन अपॉन 2A प्लस 3/5B आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, आपस में रिएक्शन करके ये बना रहा है, यहाँ पे 3/5B है, ये 4C प्लस 1/8D। चलिए भाई, इसका रेट लिखना है, तो इसका रेट इंस्टेंटेनियस रेट ही हम लोग लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू बताइए, रेट इज इक्वल टू बताइए, माइनस साइन, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। फिर क्या, 1 अपान मोलों की संख्या कितनी है, 1/2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, डी ऑफ ए अपान डी टी इज इक्वल टू बोलिए। फिर क्या, माइनस साइन की प्लस, बी के लिए माइनस, यहाँ पे क्या लगाया माइनस 1 अपान, चलिए भाई ये है बी ना, तो इसको 3/5 लिखा। ओके, तो डी बी अपान क्या डी टी, भाई बी की कंसंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू बताइए, सी के कितने मोल 4, तो माइनस की प्लस, चूंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं सी और डी इसलिए प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखा प्लस। कहाँ सी लिखें, यहाँ लिख दें, नहीं सर 1 अपान में लिखिए सर, इसके मोलों की संख्या अपान में जाती है, तो 1/4 डी सी अपान क्या डी टी इज इक्वल टू बोलिए भाई 1/8, और यहाँ पर क्या डी डी अपान डी टी। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, इसको और सरल किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। देखिए कैसे सॉल्व किया जाए, इज इक्वल टू ये 2 है, 1/2 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो जब ये ऊपर गया तो देखिए भाई, मैं जो हमारे नीट के बायो के बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अगर कहीं पर x अपान y अपान t रहता है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग कैसे निकालते हैं, x ये t ना, t ऊपर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा t और y नीचे, तो क्या हुआ x t अपान y, यही तो मतलब। अगर कहीं पर है 1 या 4, या इसी के एग्जांपल में ले रहा हूँ 4/5/7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 7 चला जाएगा, इसके साथ 5 यहीं रहेगा, तो 4 × 7/5 ऐसे ही रहता है। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 चला जाएगा 1 के साथ, 1 नीचे रहेगा, तो -1 × 2 अपान क्या 1, और डी मोल ऑफ किसके एक चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू। चलिए भाई, तो
तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर कहीं x अपान वाई अपान टी रहे तो x के साथ में क्या हो जाता है t, तो x के साथ में t ये जो नीचे है और y नीचे रह जाता है। तो इसको बताइए, तो ये आपका x है पूरा, ये y है, ये t है, तो x इंटू टी, दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन लगा दिया, तो 1 इंटू 5 अपान क्या 3 डी बी अपान क्या डी टी इज इक्वल टू, हाँ तो ये बताइए। और यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो प्लस 1/4 डी सी अपान टी टी इज इक्वल टू, ये 8 ऊपर जाएगा ना, तो भाई ये x है, ये y अपान टी, तो ये तो 1 इंटू 8 अपान 1 और क्या डी मोल ऑफ डी अपान क्या डी टी। तो चलिए भाई इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करके हम लोगों के पास क्या निकला, -2 डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू -5/3 डी बी अपान डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी सी अपान डी टी इज इक्वल टू 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 डी डी अपान डी टी। ओके, तो ये आपका फाइनल रेट है, ये फाइनल आपका इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए भाई इसी का 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इस टाइप से रेट, देखिए बहुत आसान है, रेट लिखना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग अपने से करके बताइए कि सर इसमें ये सही है। आप लोग इसको करके बताइए कि सर इसमें ये सही है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कैसे, 5/7 ए प्लस बी आपस में रिएक्शन किया 1/1/8, ठीक है, या 8c प्लस 1/9 डी। तो चलिए भाई अब इसका रेट लिखना है, इसका रेट लिखना है। तो रेट इज इक्वल टू, देखिए ए की कंसंट्रेशन में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ए की कंसंट्रेशन में चेंज इंस्टेंटेनियस रेट डी ए अपान क्या डी टी ना, और माइनस साइन इसलिए लगाएंगे कि रिएक्टेंट की इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, बी की भी घटेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी, और उसको दिखाने के लिए हम नेगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। और 1/1 और ये 5/7 है ना जी, यही तो है ए मोल ऑफ ए की, तो 1/a करते हैं ना, तो इसको 1/, में ले जाएंगे, इसके अपान में, तो इसके अपान में ले गए तो क्या हुआ 5/7। फिर आगे इक्वल का चिन्ह लगाते हैं ना, बी की कंसंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बी अपान क्या डी टी, और यहाँ पे क्या माइनस साइन 1/, यहाँ पे 1 है कोई मतलब ही नहीं, माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक, इज इक्वल टू प्लस सी के कितने मोल 8 मोल 1/8 सी मोल, डी चेंज किसका सी का अपान डी टी, फिर प्लस लगाएं कि माइनस, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि सर प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट का रेट लिखते समय हम आगे प्लस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वह दिखाता है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो 1/, चलिए भाई बी यही है डी मोल ऑफ बी के, तो 1/d, तो d में क्या है 1/9, अरे ये पूरा का पूरा d है जी, और हम क्या यहाँ लिखते हैं 1/d, तो 1/d की वैल्यू कितना है 1/9, तो d मोल ऑफ d के अपान क्या है dt, यही है। चलो भाई आगे इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक। तो देखो 7 ऊपर, अब ये क्या हुआ, मैंने कहा था ना कि अगर कहीं x अपान y अपान t है, तो इसको कैसे सॉल्व किया था भाई, एक्स टी, ये टी एक्स के साथ में आ जाता है, अपान क्या y, यही ना, x के साथ में नीचे वाला, तो देखो ये x है, ये y है, ये t है, तो x के साथ t, x के साथ कौन t, ये t, तो 1 × 7 और माइनस साइन लगा रहेगा, अपान ये 5 नीचे है तो नीचे है,
अब फिर क्या उतार लेंगे, जैसे जो है उसको नीचे बिल्कुल कॉपी कर लेंगे, dA/dt। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ। इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाया, t ऐसे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, dB/dt। हाँ भाई बोलो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा जाए? बिल्कुल सर 1/8 है तो 1/8 लिखिए इसको, dC/dt। माइनस में कि प्लस में? प्लस में। इज इक्वल टू यहाँ प्लस में कि माइनस में? प्लस में, यहाँ प्लस में। तो देखिए भाई फिर वही कहानी आ गई, x/y/t। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? xt/y। तो यहाँ पे ये x है, ये y है, ये t है, तो x के साथ कौन? t, तो 1 के साथ t की जगह पर कौन? 9, अपान क्या? 1, तो अपान 1। और यहाँ पे क्या? d माने इंस्टेंटेनियस, स्मॉल d माने इंस्टेंटेनियस बताए थे ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मास, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मास, एक्टिव मास का मतलब मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता, अपान क्या? dt। तो थोड़ा एक स्टेप और बचा हुआ है इसमें भाई, कैसे? रेट इज इक्वल टू, एक स्टेप और देखिए, तो 7/5 माइनस में लगा हुआ है, -7/5 dA/ क्या? dt इज इक्वल टू माइनस साइन dB/ क्या? dt इज इक्वल टू प्लस 1/8 dC/dt इज इक्वल टू प्लस 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9, और 1 को कोई मतलब नहीं है, dD/ क्या? dt। ये फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रेट। नोट कर लीजिए इसको, सब लोग नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे रेट लिखा जाता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे रेट लिखा जाए। तो देखिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, इसका रेट लिख करके आप जल्दी से दिखा देंगे। यही लास्ट क्वेश्चन है, यही अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए भाई यह क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, N2 + 3H2 चेंज होके बनाया ट्वाइस अमोनिया ना। इसके लिए मैं अगर पूछूं कि रेट लिखिए तो कैसे लिखेंगे? बोलिए जल्दी जल्दी। रेट इज इक्वल टू, इसके लिए बोलिए, यह क्वेश्चन है, यह आपका प्रश्न है, 3-4 क्वेश्चन, बोलिए रेट। तो माइनस की प्लस, सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट हैं, तो दोनों को का रेट जब लिखेंगे तो उसके पहले हम माइनस साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन लगाए, नाइट्रोजन का रेट लिखेंगे, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 माना जाएगा, तो 1/this, तो 1/1 मतलब 1 एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन D/N2 अपान क्या? dt इज इक्वल टू, बोलिए फिर माइनस साइन लगाए, 1/3 लिखे, dH2 अपान क्या? dt। फिर बताइए भाई ये 3 था ना, तो 3 लिख दिए, माइनस साइन क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ में डिक्रीज करेगी, घटेगी। चलो भाई अमोनिया की कंसंट्रेशन प्लस, और यहाँ पे प्लस ना, और 1/2, हाँ बिल्कुल 1/2। फिर क्या लिखे? d माने क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन, और क्या? अमोनिया DNS3 अपान क्या? dt। ओके ठीक है भाई। तो ये देखिए एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर द अमोनिया। अच्छा कोई बच्चा बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है? ये हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाने की विधि है, हैबर्स प्रोसेस लिख लीजिए। नीट में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोसेस है, तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए, नीट का प्रश्न है हैबर। दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि इसमें कैटलिस्ट कौन रखा जाता है? तो बताइए भाई, इसमें आयरन कैटलिस्ट रखा जाता है। आयरन कौन कैटलिस्ट है इसमें हैबर्स प्रोसेस में? आयरन क्या है? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। अच्छा एक चीज और रखा जाता है भाई इसमें, मोलिब्डेनम। ये क्या है? कौन बच्चा बताएगा? बताइए भाई। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर, PROMOTER, प्रमोटर। प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। प्रमोटर वो मटेरियल होते हैं जो कैटलिस्ट की सक्रियता को बढ़ाते हैं, इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। एक्टिविटी को क्या करें? इन्हेंस करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, तो हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाई जाती है, N2 + 3H2 ट्वाइस अमोनिया होता है। कैटलिस्ट कौन है? आयरन। प्रमोटर कौन है? मोलिब्डेनम। तो आयरन इज द कैटलिस्ट एंड MO इज द प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है? ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं,
कैटलिस्ट की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, हम रेट पर आए हुए हैं, हम रेट का एक्सप्रेशन धड़ाधड़ लिख सकते हैं। कोई भी रिएक्शन आप हमको दीजिए, कोई भी रिएक्शन आप हमको दीजिए, मैं तुरंत उसका रेट लिख दूंगा, आप लोग भी लिख देंगे। क्यों भाई लिख पाएंगे ना? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही तरीका है, रिएक्टेंट के साथ में माइनस और प्रोडक्ट के साथ में प्लस। तो आज अब अगले टर्न से आप लोग और पढ़ के आइएगा। आज मैं फिर से अपने लेक्चर को रिवाइज करता हूं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया है, कैसे कैसे पढ़ाया है। तो आप लोग ध्यान से, मैं लेक्चर को रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग खूब ध्यान से सुनिए। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं इस लेक्चर को। देखिए भाई, आज हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने आप लोगों को यह बताया कि केमिकल काइनेटिक्स, देखिए भाई आज हम लोगों ने स्टार्ट किया केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मैंने बताया, काइनेटिक्स का मतलब होता है काइनेसिस, ग्रीक वर्ड है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। समझते जाइएगा फिर से, जो बच्चे उस समय नहीं समझ पाए थे अब समझ लेंगे जब हम रिवीजन कर रहे हैं। काइनेसिस, मूवमेंट का मतलब होता है गति। गति, गति का मतलब क्या होता है? स्पीड। किसकी स्पीड? रिएक्शन की स्पीड। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड को स्टडी किया जाए, उसकी स्पीड पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी स्टडी किया जाए, तो वह ब्रांच क्या कहलाती है? केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिस्ट्री की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका प्रभाव देखा जाए, वह ब्रांच क्या कहलाती है? उस ब्रांच को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें किसी भी रिएक्शन, मैंने फिर बताया कि इसमें हम स्पीड को डिटरमाइन करते हैं, यही इसका महत्व है। फिर मैंने आपको बताया कि केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा महत्व ये है कि यह उन कंडीशन को बताता है कि जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को आल्टर करते हैं, परिवर्तित करते हैं, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आल्टर होगी कि प्रेशर बढ़ाने पर। फिर मैंने आपको क्या बताया? रेट। रेट में मैंने ये बताया कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टिंग कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि यूनिट टाइम इसकी कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज हो या यूनिट टाइम इसकी कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज हो, यूनिट टाइम वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ है नहीं, कंसंट्रेशन का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बताया, काफ़ी ढंग से एक्सप्लेन किया। मैंने बताया कि रिएक्टेंट के रेट को लिखते समय रेट के आगे माइनस साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट के सामने हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं कि यह दिखाता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। फिर मैंने आपको ये बताया कि रेट का यूनिट क्या होगा, तो आपने कहा कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन मैंने बताया कि इस टाइप से लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको एक्टिव मास कहा जाता है। एक्टिव मास का मतलब मोल पर लीटर। तो आपने कहा सर ये मोल पर लीटर और अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम। तो यही है रेट की यूनिट, बता चुका हूँ, मोल पर लीटर पर टाइम। तो अगर आपसे कोई कहे रेट क्या है, तो आप कह देंगे ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यही आप बता देंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि रेट कितने टाइप के, मैंने बताया कि रेट दो टाइप के, एक पहले नंबर पे एवरेज रेट, दूसरे नंबर पे इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन में परिवर्तन अगर बहुत लार्ज टाइम में देखा जाए, बहुत बड़े इंटरवल में, 1 घंटे बाद देखा जाए, 2 घंटे बाद देखा जाए, 5 दिन बाद देखा जाए, तो हम कहेंगे कि जो रेट है वो एवरेज रेट है। और एवरेज रेट को किससे लिखा जाता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से। एक्स का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्स का मतलब कंसंट्रेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट को किससे लिखा जाता है? स्मॉल डी से। इंस्टेंटेनियस रेट को किससे लिखा जाता है भाई? बोलिए। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब कि वही कंसंट्रेशन में चेंज इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये स्मॉल डी है। जैसे अगर लिखा जाए रिएक्टेंट के लिए तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखा जाए तो प्लस डी पी अपॉन डी टी। प्लस साइन माइनस साइन आपको समझा ही चुका हूँ। स्मॉल डी का मतलब इंस्टेंटेनियस और डेल्टा का मतलब एवरेज।
दोनों ही रेट हैं, बस ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम तो एवरेज, अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो इंस्टेंटेनियस। दोनों की बेसिस पर किसी भी रिएक्शन के रेट को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि यह कोई केमिकल रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ए मोल ए के, बी मोल बी के आपस में रिएक्शन करके सी मोल डी के, तो बताइए इसका रेट अगर मैंने पूछूँ आपसे, अभी पढ़ा चुका हूँ, तो ए और बी रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन में -1/A dA/dt इज इक्वल टू -1/B dB/dt इज इक्वल टू +1/C dC/dt इज इक्वल टू +1/D dD/dt। यही है, क्यों भाई? तो ये इस टाइप से ये बेसिक रिएक्शन है, इसका रेट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग खूब पढ़ के आइए, इसको रिवाइज करके आइए। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, अलविदा, ओके, थैंक यू।